पिछले पीरियड में हमने ये देखा था कि कीमत विभेदीकरण के अंतर्गत एकाधिकार में संतुलन कैसे होता है। इसके बाद आज का जो हमारा पॉइंट है वो है एकाधिकार के आर्थिक प्रभाव। एकाधिकार के आर्थिक प्रभाव में हम ये देखेंगे कि सामान्यतः एकाधिकार को अच्छा नहीं माना जाता है और ये काफ़ी हद तक सही भी है। तो एकाधिकार है उसे सही क्यों नहीं माना जाता, उसके कुछ पॉइंट आपकी किताब में दिए हुए हैं। ठीक है, एक एक करके बात करता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला दिया हुआ है कि एकाधिकार की आलोचना इसलिए की जाती है कि इसके द्वारा आर्थिक कल्याण को कम किया जाता है। जब एकाधिकार बाजार होता है तो एकाधिकार बाजार के अंतर्गत वस्तु और सेवाओं का उत्पादन उतना नहीं किया जाता जितना पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत होता है। यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार होती तो जितनी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता उसकी तुलना में एकाधिकार में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कम किया जाता है। इसका मतलब है वस्तुओं का उत्पादन कम होगा तो उपभोक्ताओं को वस्तु उपभोग करने के लिए कम मिलेगी, उनका कल्याण कम होगा। दूसरा है कि एकाधिकारी काफ़ी ऊंची कीमतें वसूल करता है और उत्पादन को उस स्तर से कम बनाए रखता है जिस पर प्रतिस्पर्धी संस्थाओं द्वारा उत्पादन किया जा सकता था। तो एकाधिकार की आलोचना का दूसरा कारण ये है कि एकाधिकारी बाजार की जो कीमत होती है वो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार या एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार की तुलना में ज़्यादा होती है। एकाधिकारी उत्पादक अपने उपभोक्ताओं अपने ग्राहकों से ज़्यादा कीमत वसूल करता है, अतः उपभोक्ताओं को या क्रेताओं को वस्तु की ज़्यादा कीमत भुगतान करनी पड़ती है, तो उपभोक्ताओं को नुकसान होता है। अगला है एकाधिकारी दीर्घावधि में भी आर्थिक लाभ अर्जित करते हैं जो अनुचित है। हमने देखा है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार है, इसमें अल्पकाल में तो हो सकता है कि कुछ फर्मों को अधिसामान्य लाभ हो जाए, लेकिन दीर्घकाल में सभी फर्मों को सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। लेकिन एकाधिकारी जो फर्म है वो दीर्घकाल में भी अधिसामान्य लाभ अर्जित करती है, तो दीर्घकाल में भी उपभोक्ताओं को वस्तु की ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है, इसलिए एकाधिकार की आलोचना करते हैं। इसके बाद में है एकाधिकारी कीमतें सीमांत लागत से अधिक होती हैं, क्योंकि एकाधिकार बाजार में औसत आगम वक्र और सीमांत आगम वक्र बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरते हुए होते हैं। इसलिए जब संतुलन बिंदु आता है तो संतुलन की स्थिति में एकाधिकारी की जो कीमत है वो सीमांत लागत से ज़्यादा रहती है। कहने का मतलब है कि एकाधिकारी को वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने के लिए जितनी लागत लगानी पड़ रही है उसकी तुलना में एकाधिकारी ज़्यादा कीमत वसूल कर रहा है, अतः उपभोक्ताओं की जेब से पैसा ज़्यादा निकल रहा है, इसलिए इसकी आलोचना करते हैं। अगला है एकाधिकारी उपभोक्ता की संप्रभुता और उपभोक्ताओं के अपनी इच्छा अनुसार चयन के अवसरों को सीमित कर देता है। अगर एकाधिकार बाजार न हो, एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धी बाजार हो या अल्पाधिकार बाजार हो तो या पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार हो, तो ऐसे में उपभोक्ता अपनी इच्छा अनुसार किसी भी विक्रेता से सामान खरीद सकता है। भाई पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में तो सभी विक्रेताओं द्वारा बेची जाने वाली वस्तु समरूप होती है, लेकिन ये तो कोई प्रतिबंध नहीं है ना कि आपको इसी से खरीदना पड़ेगा। उपभोक्ता किसी दूसरी दुकान से सामान खरीद सकता है, तो वो खुद चयन करेगा कि मुझे कौन सी दुकान से सामान खरीदना है। एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में उपभोक्ता ये चयन करता है कि किसी उत्पाद के बहुत सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे नहाने की साबुन की बात करें तो लक्स मिल रहा है, हमाम मिल रहा है, सिंथोल मिल रहा है, लाइफबॉय मिल रहा है, डव मिल रहा है, कई ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है। तो ऐसे में उपभोक्ता को साबुन का जो ब्रांड पसंद है वो उसका चयन कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर एकाधिकार बाजार है तो एकाधिकार बाजार में अकेला विक्रेता है,
इसलिए उपभोक्ता के पास चयन का कोई अवसर ही नहीं है। उसे उस एकाधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु को ही खरीदना पड़ेगा। वो मजबूर है, ना तो वो किसी दूसरे विक्रेता के पास जा सकता है और ना किसी दूसरी वस्तु का चयन कर सकता है, क्योंकि बाजार में कोई भी निकट स्थानापन्न वस्तु मौजूद ही नहीं है और कोई दूसरा विक्रेता भी मौजूद नहीं। अगला है, एकाधिकारी अपनी एकाधिकारी शक्ति को कायम रखने के लिए प्रवेश में बाधा उत्पन्न करने हेतु अनुचित साधनों का उपयोग कर सकता है। एकाधिकारी बाजार में, क्योंकि एकाधिकारी अकेला उत्पादक है, विक्रेता है, बाजार की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण है, इसलिए वो काफ़ी शक्तिशाली होता है। और एकाधिकार बाजार में दूसरी फर्मों के प्रवेश को रोकने के लिए वो उचित और अनुचित सभी प्रकार के तरीके अपना लेता है। अनुचित तरीके ये भी हैं कि कोई नई फर्म आने लगे तो वो कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको पैसे दे करके उस फर्म के ऊपर हमला करवा दे ताकि वो नई फर्म आ ही नहीं सके। या कोई नई फर्म अगर बाज़ार में प्रवेश करती है तो उसे किसी कानूनी प्रक्रिया में उलझा दे, पुलिस वालों को कह करके उस फर्म को आने से रोक सके। तो एकाधिकारी चाहे उचित तरीके हो, चाहे कोई गलत तरीके हो, चाहे गैर कानूनी तरीके हो, उनको अपना करके नई फर्म को प्रवेश करने से रोक सकता है, क्योंकि वो काफ़ी शक्तिशाली होता है। इसलिए एकाधिकार की आलोचना की जाती है। इसके बाद में है, पर्याप्त वित्तीय संसाधन संपन्न एकाधिकारी राजनीतिक प्रक्रिया को इस प्रकार से प्रभावित करने की शक्तिशाली स्थिति में होता है कि वह अपने अनुकूल कानून बनवा सके। जब एकाधिकार, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है और यहाँ कोई अकेला उत्पादक या विक्रेता हो तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। तो जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, मुख्य रूप से उनमें जो एकाधिकारी उत्पादक है वो बहुत शक्तिशाली होते हैं, बहुत प्रभावशाली होते हैं। ऐसे में जो राजनीतिक दल हैं, जो सरकार बनाने वाले हैं, तो उन राजनीतिक दलों को ये चंदा देता है और जो सरकार बनती है उसके ऊपर दबाव डालता है कि वो सरकार कुछ इस प्रकार की नीतियां बनाए ताकि उस एकाधिकारी को लाभ हो और दूसरी फर्में जो बाजार में आने वाली हैं वो प्रवेश कर ही नहीं सके। भाई, सरकार बनाने के लिए जिस राजनीतिक पार्टी ने चुनाव लड़ा है उसको चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए। अब इस एकाधिकारी ने उनको करोड़ों रुपए चंदा दिया है, तो जब उस दल की सरकार बन जाएगी तो क्या उस राजनीतिक दल की सरकार है उस एकाधिकारी के खिलाफ कोई कानून बनाएगी? नहीं बनाएगी। वो तो ऐसे ही कानून बनाएगी ताकि उस एकाधिकारी को लाभ हो। तो एकाधिकारी अपने प्रभाव, अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है और सरकार को अपने पक्ष में नीतियां बनाने के लिए मजबूर कर सकता है। इसके बाद में है यही है 8वां पॉइंट। प्राय एकाधिकारियों के पास उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार तथा उत्पादन लागत को कम करने हेतु क्षमतावान नवाचारों को लागू करने संबंधी कोई आवश्यक प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं होता है। हम नवाचार क्यों करते हैं? हम नवाचार इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो उत्पाद है उसकी बिक्री बढ़े, हमारा लाभ बढ़े, इसलिए हम नवाचार करते हैं। लेकिन एकाधिकारी तो बाजार में अकेला है, वो जो माल बनाता है देश के या अर्थव्यवस्था के ग्राहकों को उसे ही खरीदना पड़ता है, उनके पास कोई अन्य विकल्प ही नहीं है। इसलिए एकाधिकारी को ऐसा कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता कि वो अपने उत्पाद की गुणवत्ता का सुधार करे, यानी वस्तु की क्वालिटी में सुधार करे। अरे, जब खराब क्वालिटी का माल ही बिक रहा है, लोग मजबूर हैं उसे खरीदने के लिए, तो फिर एकाधिकारी उस उत्पाद की गुणवत्ता का सुधार क्यों करेगा? तो वो ना तो कोई नई टेक्नोलॉजी अपनाना चाहता है ताकि उत्पादन की लागत है वो कम हो जाए, ना वस्तु के उत्पादन की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करना चाहता है, और ना ही किसी और तरह का नवाचार, यानी कुछ अपना व्यवसाय में कुछ नया लाना ही नहीं चाहता। वो तो ये चाहता है बस जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे। इसका नुकसान पूरी अर्थव्यवस्था और उपभोक्ताओं को होता है, क्योंकि उन्हें कम गुणवत्ता वाला माल अधिक कीमत पर खरीदना पड़ता है।
इसके बाद में है एकाधिकारी अपने, यहाँ एक जो आपूर्तिकर्ताओं को लिखा है ना, इसके बीच में लिखो अपने और आपूर्तिकर्ताओं के बीच में लिख लो आप कच्चे माल का। ठीक है, तो ये लाइन इस तरह का हो जाएगी, एकाधिकारी अपने कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं को कम कीमतों का भुगतान करने के लिए अपनी एकाधिकारी शक्ति का उपयोग करने में समर्थ होता है। भाई वस्तु का उत्पादन करने वाला तो एकाधिकारी उत्पादक अकेला है, लेकिन उस वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो कच्चा माल चाहिए, उस कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता तो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि भारत में कपड़ा बनाने की एक ही मिल हो, ऐसी कल्पना करते हैं, वैसे तो बहुत सारी मिलें हैं, लेकिन कपड़ा बनाने की एक ही मिल हो, सूती कपड़ा बनाने की, तो उसका एकाधिकार हो गया। लेकिन सूती कपड़ा बनाने के लिए जो कपास चाहिए वो तो बहुत सारे किसान उगाते हैं। तो ऐसे में ये एकाधिकारी अपनी शक्ति का उपयोग करके जो कपास का विक्रय करने वाले या कपास का उत्पादन करने वाले किसान हैं, उनको कम कीमत दे सकता है, क्योंकि किसान अपना कपास बेचेंगे किसको? कपड़ा मिल को बेचेंगे, और कपड़ा मिल कोई है ही नहीं, वो अकेला ही है। तो वो एकाधिकारी खुद तय करता है कि मैं आपके कपास की कितनी कीमत दूंगा, और किसान को मजबूरी में उसे बेचना ही पड़ता है। अतः कच्चे माल के जितने भी आपूर्तिकर्ता हैं उन सबको नुकसान होता है, उनका एक प्रकार से शोषण होता है। एकाधिकारी तो सीधा सीधा कह देगा कि भाई कपास है, जैसे मान लीजिए कि 50 रुपये किलो बिक रहे हैं, ठीक है, एकाधिकारी ये तय कर ले कि 50 में नहीं खरीदना है अपन को 35 में खरीदना है। तो उसने रेट डिक्लेयर कर दी कि हमारी मिल में कपास 35 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा जाएगा। तो ऐसे में किसान को 35 रुपये किलो में ही अपना कपास बेचना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई खरीदार है ही नहीं, तो करें क्या? इसलिए एकाधिकार की आलोचना करते हैं। इसके बाद में है अर्थव्यवस्था के भी अकुशलता से पीड़ित होने की संभावना होती है। ठीक है, समझे इस चीज को। लास्ट पॉइंट है, चाहे प्रबंधन का क्षेत्र हो, चाहे उत्पादन का क्षेत्र हो, चाहे बिक्री की बात हो, ज़्यादा लोगों को आने का अवसर मिलेगा तो ज़्यादा योग्य और कुशल व्यक्ति आएंगे। लेकिन एकाधिकारी क्या, वो अकेला होता है, वो खुद ही प्रबंधन का सारा काम करता है, वो नए लोगों को बाजार में प्रवेश करने ही नहीं देता। हो सकता है कि एकाधिकारी से भी ज़्यादा योग्य और कुशल व्यक्ति मौजूद हो जो उस वस्तु के उत्पादन को कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एकाधिकारी अकेला है, वो दूसरों को आने नहीं दे सकता, तो ऐसे में अर्थव्यवस्था के जो योग्य और कुशल व्यक्ति हैं, जो उस व्यवसाय में आकर के उत्पादन लागत को कम कर सकते थे, अच्छी गुणवत्ता वाला माल उत्पादित कर सकते थे, वो अर्थव्यवस्था में काम नहीं कर पाएंगे। तो पूरी अर्थव्यवस्था को जो ये अकुशलता है, इसको भोगना पड़ता है और कुशल व्यक्ति आ नहीं पाते। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि एकाधिकार अकुशलता को बढ़ाने वाला होता है। तो एक सार के रूप में अगर कहूँ तो हम ये कह सकते हैं कि एक अर्थव्यवस्था के लिए एकाधिकार है वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जा सकता, क्योंकि एकाधिकार है वो एक प्रकार से शोषण का प्रतीक है। एकाधिकारी उत्पादक उपभोक्ताओं का शोषण करता है, एकाधिकारी उत्पादक है वो कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं का शोषण करता है। तो ऐसे में हम एकाधिकार को अच्छा नहीं मानेंगे। लेकिन एकाधिकार बुरा ही नहीं है, एकाधिकार के कुछ अच्छे आर्थिक प्रभाव भी होते हैं। आपकी बुक में, आपकी इस बुक में नहीं दिए हुए, मैं बता देता हूँ। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार, या मान लेते हैं बाजार के अन्य रूप हैं। उन अन्य रूपों में वस्तु की उत्पादन लागत इतनी ज्यादा है और बाजार में मांग इतनी कम है कि कोई भी उत्पादक अगर उस क्षेत्र में अपना व्यवसाय प्रारंभ करता है तो हानि होगी। ठीक है,
क्योंकि वो खुद तो, जैसे पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार है तो उसमें खुद तो कीमत तय नहीं कर सकते, उद्योग द्वारा तय होगी, और ये कीमत इतनी कम होती है कि व्यवसायियों को अल्पकाल में हानि हो रही है, तो ऐसे में वो उत्पादन करेंगे नहीं। लेकिन एकाधिकारी है वो अपनी वस्तु की कीमत का खुद निर्धारक हो सकता है, उसके पास पूरी शक्ति है कि वो अपनी वस्तुओं की कीमत का निर्धारण करे। तो ऐसे में एकाधिकारी बाजार में अगर मांग कम है तो भी वो लाभ प्राप्त करने की स्थिति हासिल कर लेगा। तो अर्थव्यवस्था को उस वस्तु के उत्पादन से वंचित होने के बजाय कम से कम वो वस्तु ऊंची कीमत पर मिले दोगी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि कोई खास किस्म की दवाई है, कोई गंभीर बीमारी के इलाज के लिए एक दवाई है, और इस दवाई की उत्पादन लागत बहुत ज़्यादा आ रही है। जैसे मान लीजिए वो कोई दवाई या कोई इंजेक्शन है तो उसकी कीमत आ रही है 1 लाख रुपये प्रति इंजेक्शन। अब बाजार में क्योंकि उस बीमारी के रोगी बहुत कम हैं, तो बाजार में मांग कम है, इसलिए उस वस्तु उस इंजेक्शन की ज़्यादा कीमत नहीं दे सकते। भाई बाजार में मांग कम है, इसलिए एक आम उपभोक्ता वो इंजेक्शन 1 लाख रुपए प्रति इंजेक्शन के हिसाब से नहीं खरीदना चाहता, तो क्या वो वस्तु बनेगी? वो इंजेक्शन बनेगा ही नहीं। लेकिन एकाधिकारी है वो उत्पादन कर सकता है। एकाधिकार में मैंने आपको पढ़ाया था कीमत विभेदीकरण, याद है? कीमत विभेदीकरण में एकाधिकारी ये दे सकता है कि जहां आम जनता है, जहां गरीब स्तर की जनता है, वहां वो अपने उत्पाद की कीमत को कम रख सकता है, और जहां विदेशों में या जहां संपन्न लोग रहते हैं वहां वो अपने उत्पाद की कीमत को ज़्यादा कर सकता है। तो ऐसे में उस वस्तु का उत्पादन अर्थव्यवस्था में संभव हो जाएगा। ठीक है। और जब एकाधिकारी उत्पादक होता है तो वो वस्तु की उत्पादन लागत को काफ़ी कम कर सकता है, क्योंकि एकाधिकारी उत्पादक बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है, और बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से उसे बड़े पैमाने की बचतें प्राप्त होती हैं। अतः एकाधिकारी अगर चाहे तो वस्तु की उत्पादन लागत को काफ़ी कम कर सकता है। ठीक है। वो पूर्ण प्रतिस्पर्धा में जो छोटी छोटी फर्में हैं जो उत्पादन कर रही हैं, वो उनकी तुलना में वस्तु का उत्पादन उनसे कम लागत पर कर सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन करेगा, इसलिए उसके लिए प्रति इकाई जो उत्पादन लागत है वो कम हो जाएगी। तो एकाधिकार सिर्फ बुराई नहीं है, एकाधिकार के कुछ लाभ भी हैं, लेकिन लाभ की तुलना में इसकी हानियां या बुराइयां ज़्यादा हैं, इसलिए एकाधिकार को बुरा माना जाता है। चलो आगे हम बात करते हैं। अब एक अलग प्रकार का बाजार है अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार, या जिसे एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार भी कहते हैं। ठीक है। आपकी बुक में जो ये हेडिंग है 3.2 पेज नंबर 4.51 पे दिया हुआ है, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा या एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा। ठीक है, समझो। एक तरफ हमने पढ़ा पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार, जहां समरूप वस्तु का उत्पादन करने वाले बहुत सारे विक्रेता होते हैं, उत्पादक होते हैं। दूसरी तरफ हमने इसका बिल्कुल उल्टा पढ़ा कि एकाधिकार बाजार होता है जहां निकट की स्थानापन्न वस्तु का उत्पादन करने वाला कोई उत्पादक होता ही नहीं है और नई फर्में प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन वास्तविक संसार में ना तो ज़्यादा एकाधिकार मिलता है और ना पूर्ण प्रतिस्पर्धा तो कभी मिल ही नहीं सकता। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार तो पूरी तरह काल्पनिक बाजार है, और एकाधिकार भी बहुत ही कम परिस्थितियों में मिलता है। वास्तविक जो बाजार परिस्थितियां हैं वो एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार के निकट होती हैं। यानी वास्तविक संसार में जो हम देखते हैं जो बाजार, वो एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार है। पहले सुन लीजिए इसकी परिभाषा क्या है, उसके बाद इसके कुछ उदाहरण देता हूँ। एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार, एकाधिकार और प्रतिस्पर्धा बाजार दोनों का मिला जुला रूप है।
इसमें कुछ विशेषताएं एकाधिकार जैसी होती हैं और कुछ विशेषताएं प्रतिस्पर्धा बाजार जैसी होती हैं। इसीलिए इसका नाम एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार है। किस बाजार को हम एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार कहेंगे वो सुनो। एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार उस बाजार को कहा जाता है जिसमें निकट की स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन करने वाले बहुत से विक्रेता होते हैं। यानी बाजार में विक्रेता बहुत सारे होंगे और वो जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं वो एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं है, वो एक दूसरे की निकट स्थानापन्न है। यहाँ प्रतिस्पर्धा इस अर्थ में है कि विक्रेताओं की संख्या बहुत सारी है तो वो प्रतिस्पर्धा करेंगे। यहाँ एकाधिकार इस स्थिति में है कि प्रत्येक उत्पादक का अपने जो वस्तु का जो ब्रांड है उस पर एकाधिकार होता है। जैसे आप साबुन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। बाजार में लक्स साबुन का जो उत्पादक है उसका लक्स नाम का जो ब्रांड है उस पर एकाधिकार है। कोई भी दूसरी फर्म वो लक्स नाम से साबुन नहीं बना सकती। जो हमाम साबुन बनाने वाली कंपनी है तो वो हमाम नाम से अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवा चुकी है। कोई भी दूसरी कंपनी हमाम नाम से साबुन नहीं बना सकती। तो बाजार में जो साबुन मिल रहे हैं वो एक दूसरे के निकट स्थानापन्न है। उपभोक्ता आसानी से एक को छोड़ करके दूसरे का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए विक्रेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा होगी, लेकिन अपने ब्रांड पर तो उसका एकाधिकार है। इसलिए थोड़ी बहुत इसमें एकाधिकारी शक्ति भी होती है। इसीलिए ऐसे बाजार को हम एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार कहेंगे। उदाहरण जैसे मैंने एक दिया, नहाने का साबुन है, ये एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार का अच्छा उदाहरण है। बिस्किट ले सकते हो, टूथपेस्ट ले सकते हो, वॉशिंग पाउडर ले सकते हो, शैम्पू ले सकते हो। तो ये सब एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार के ही उदाहरण है। ठीक है, बिस्किट बनाने वाले भी बहुत सारी कंपनी हैं, लेकिन हर उत्पादक का अपने ब्रांड पर एकाधिकार है। पार्ले बिस्किट बनाने वाली जो कंपनी है उसका पार्ले बिस्किट पे एकाधिकार है। या जो आप कह सकते हो सनफिस्ट बिस्किट का उत्पादक है उसका सनफिस्ट ब्रांड के ऊपर एकाधिकार है। ठीक है, शैम्पू को आप ले सकते हो तो शैम्पू का बाजार, बिस्किट का बाजार, टूथपेस्ट का बाजार, टूथब्रश का बाजार, वॉशिंग पाउडर का बाजार, ये सारे किसके बाजार है? ये सारे एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार के ही उदाहरण हैं। क्लियर हुई चीज? अब आगे पढ़ते हैं एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा बाजार की विशेषताएं, यानी एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं होती हैं। ठीक है, देखें वैसे तो विशेषताएं बहुत सारी आपको मिलेगी, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनको आपके सिलेबस में अलग से दिया हुआ है। पहला है विक्रेताओं की बड़ी संख्या। तो जैसा अभी मैंने कहा कि एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार में विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, लेकिन पूर्ण प्रतिस्पर्धा से कम। ठीक है, संख्या बहुत सारी होगी, लेकिन जितनी पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में विक्रेताओं की संख्या होती है उससे थोड़े कम। विक्रेताओं की संख्या अधिक है, इसीलिए वो आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे। दूसरा है उत्पादन विशिष्टीकरण। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार में। एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार में प्रत्येक उत्पादक का अपने वस्तु के ब्रांड पर एकाधिकार होता है और वो अपने ब्रांड को कुछ इस प्रकार से उत्पादित करता है कि उपभोक्ताओं की नज़र में वो अन्य वस्तुओं से थोड़ा सा अलग है। तो एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार में विभिन्न विक्रेताओं द्वारा जो वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं वो समरूप नहीं होती। उनमें रंग, रूप, आकार, प्रकार, वजन, पैकिंग, गुणवत्ता किसी ना किसी दृष्टि से कोई अंतर होता है। इसलिए उपभोक्ता की नज़र में वो अलग अलग हैं। उपभोक्ता ये समझता है कि जो लक्स साबुन है वो हमाम साबुन से थोड़ा अलग है, लाइफबॉय साबुन है वो इन दोनों से थोड़ा अलग है। इसीलिए जो लाइफबॉय साबुन को पसंद करने वाले उपभोक्ता हैं वो लाइफबॉय ही खरीदेंगे, लक्स को खरीदने पसंद करने वाले हैं वो लक्स को ही खरीदेंगे।
ठीक है। तो उत्पाद का जो विशिष्टीकरण है, ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी है। और उत्पाद का जो विशिष्टीकरण है, यही एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार में विक्रेताओं को एकाधिकारी शक्ति प्रदान करता है। इसके बाद में है प्रवेश तथा निकास की स्वतंत्रता। निकास मतलब बहिर्गमन। एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार में भी फर्मों की संख्या अधिक होती है, इसलिए इस बाजार में नई फर्मों के प्रवेश पर कोई ज़्यादा रुकावटें नहीं होती। फर्में आसानी से बाजार में प्रवेश कर सकती हैं, और अगर किसी फर्म को हानि हो रही है तो वो आसानी से बाजार में बहिर्गमन भी कर सकती है। एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार में भी फर्मों का आकार छोटा होता है और उसमें बहुत ज़्यादा निवेश की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए फर्में आसानी से आ भी सकती हैं और आसानी से जा भी सकती हैं। यही कारण है कि एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार में भी पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की तरह ही दीर्घकाल में सभी फर्मों को सिर्फ सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा। इसके बाद में है गैर कीमत प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा दो प्रकार की होती है। फर्मों के बीच जो प्रतिस्पर्धा है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है कीमत प्रतिस्पर्धा। जब कीमत प्रतिस्पर्धा करते हैं तो सभी जो विक्रेता हैं वो अपनी कीमतों में अंतर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ब्रांड है, उसने अपनी कीमत रखी है 20 रुपये। दूसरा विक्रेता है वो सोचता है कि मैं इस ब्रांड से प्रतिस्पर्धा करूं, मैं 20 रुपये की बजाय अपने उत्पाद की कीमत रखूं 18 रुपये। तो जिन उपभोक्ताओं को ऐसा लगता है कि दोनों वस्तुओं की क्वालिटी लगभग सेम ही है, तो 20 रुपये वाली वस्तु के स्थान पर 18 रुपये वाली वस्तु को खरीदना शुरू करेंगे। तो ऐसे में 20 रुपये में वस्तु को बेचने वाला जो विक्रेता है उसका व्यवसाय कम होगा, उसकी बिक्री कम होगी, तो वो अपने उत्पाद की कीमत को और कम करेगा। इस प्रकार जो विभिन्न विक्रेता हैं वो अपने वस्तु को बेचने के लिए कीमतें कम करेंगे, तो उनमें एक प्रकार से कीमत युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। एक ने 5 रुपये कम किया, एक ने 3 रुपये कम किया, एक ने 8 रुपये कम किया। आपस में वो कीमत को लेकर के एक प्रकार से युद्ध या लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, जिससे सभी को नुकसान होता है। इसलिए एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा बाजार में कीमतें लगभग सेम होती हैं, समान होती हैं। वो जो प्रतिस्पर्धा करते हैं वो गैर कीमत प्रतिस्पर्धा होती है। तो गैर कीमत प्रतिस्पर्धा क्या है वो सुने। गैर कीमत प्रतिस्पर्धा व्यवसाय की ऐसी प्रतिस्पर्धा है जिसमें कीमतें लगभग सभी फर्में एक समान ही रखती हैं, उनमें कोई थोड़ा बहुत अंतर होता है जो उपभोक्ता की नज़र में उसकी क्वालिटी का अंतर होता है। वो अपने जितने भी विक्रेता हैं वो अपने उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के लिए कुछ अन्य उपाय अपनाती हैं, जैसे ज़्यादा विज्ञापन करना या किस्तों में सामान जो भुगतान की सुविधा देना, या बिक्री के बाद की जो सेवाएं हैं जिसको आप आफ्टर सेल सर्विस कहते हो, वारंटी है, गारंटी है, इनके माध्यम से वो प्रतिस्पर्धा करते हैं। अब जैसे मान लीजिए लगभग समान गुणवत्ता की दो वस्तुएं हैं, एक में आफ्टर सेल सर्विस नहीं है, यानी अगर बिक्री के बाद में उस उत्पाद में कोई कमी आ जाती है तो आपको कोई मिस्त्री से उसको ठीक करवाना पड़ेगा, कंपनी की कोई गारंटी नहीं है। और दूसरी कंपनी है वो 1 साल की वारंटी देती है कि 1 साल के अंदर अंदर हमारे उत्पाद में कोई खराबी आ जाएगी तो हम उसे फ्री में ठीक करके देंगे। आप कौन सा माल खरीदोगे? उस कंपनी का माल खरीदोगे जो 1 साल वारंटी दे रहे हैं। कीमत तो दोनों की समान है। तो ये जो कीमत के अलावा अन्य प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं हैं, ये एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार में ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो ये 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं आपके सिलेबस में शामिल की गई हैं, ठीक है, सॉरी 4 जो मैंने बता दी हैं आपको। अब इस पार्ट में महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत कीमत उत्पाद निर्धारण। सीधा कहें तो एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार में फर्म का संतुलन कैसे होगा ये यहां बताया गया है।
ठीक है, अब समझे, एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार में भी विक्रेता को जिस मांग वक्र का सामना करना पड़ता है वो बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता हुआ ही होता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की तरह एक्स एक्सिस के समानांतर कोई क्षैतिज मांग वक्र नहीं होता है, क्योंकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में तो आप वस्तु की कितनी भी बिक्री करें आपको वो एक समान कीमत पर बिक्री करने का मौका मिल जाता है। लेकिन अगर एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार में आप अपनी बिक्री को ज्यादा बढ़ाना चाहते हो आपको वस्तु की कीमत कम करनी ही पड़ेगी। इसलिए एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार में मांग वक्र यानी औसत आगम वक्र बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता हुआ होगा। मैं बना रहा हूं, देखिए, एकाधिकार बाजार का जो मांग वक्र और सीमांत आगम वक्र बनाया था लगभग आकृति वैसी ही होती है, सिर्फ लोच का अंतर होता है। अभी देखते हो, पहले एकाधिकार वाला बना रहा हूं। देखो, एकाधिकार में हमने ऐसा सीखा था, ठीक है, एकाधिकार में ये AR था और ये AMR था। इनका जो ढाल है वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि एकाधिकारी का जो मांग वक्र है वो बेलोचदार माना जाता है। कीमत में जितना परिवर्तन होता है उपभोक्ता मांग मात्रा में उतना परिवर्तन नहीं करते। जबकि एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार की अगर हम बात करें तो उसमें मांग की लोच अधिक होती है, यानी एक से अधिक होगी। तो जो लोचदार मांग वक्र है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ AR और MR है, ये AR और इसका आधा आप बना सकते हो ये MR, ठीक है। ये लोच थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार कितना बड़ा है, ठीक है, और विभिन्न विक्रेताओं की जो वस्तुएं हैं वो कितनी निकट की स्थानापन्न है। जितनी ज्यादा निकट की स्थानापन्न होंगी ये जो औसत आगम वक्र या मांग वक्र है वो उतना ही ज्यादा लोचदार होता जाएगा, और इनकी वस्तुएं जितनी कम निकट की स्थानापन्न होंगी ये उतना ही कम लोचदार होगा, ठीक है। तो ये एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार में फर्म का औसत आगम वक्र, जो उसका मांग वक्र भी आप कह सकते हो, और ये सीमांत आगम वक्र है, ठीक है। यहां हम औसत आगम, सीमांत आगम को दर्शा रहे हैं और यहां मात्रा को दर्शा रहे हैं। अब एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार में संतुलन कहाँ होगा, इसके लिए भी वही दो शर्तें पूरी होनी चाहिए जो एकाधिकार बाजार में होती हैं। कौन कौन सी दो शर्तें थी? पहली शर्त, संतुलन बिंदु पर सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर होनी चाहिए, यानी MR और MC दोनों बराबर होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि संतुलन बिंदु पर सीमांत लागत है वो सीमांत आगम को नीचे से काटती हुई ऊपर की तरफ निकलनी चाहिए। तो यहां हम बना दें सीमांत लागत का वक्र, ये लो। तो संतुलन बिंदु हो गया ये E बिंदु, ठीक है, इधर लिख देता हूं ये E बिंदु। और ऐसे में संतुलन उत्पादन मात्रा कितनी है? ये OQ। कीमत क्या रहेगी? कीमत बताएगा औसत आगम वक्र, अतः ये औसत आगम वक्र यहाँ है तो ये इसे यहाँ S बिंदु पर काट रहा है, और आप चाहो तो इधर Y एक्सिस पर लेकर के आ जाओ तो ये कीमत हो गई OP। अतः एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार में अगर ये स्थिति है तो फर्म बिंदु E पर संतुलन की स्थिति में है और वो OQ मात्रा का उत्पादन करेगी और उसे OP कीमत पर बेचेगी। अब फर्म को लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, सामान्य लाभ हो रहा है, ये हमें पता चलेगा औसत आगम को जब औसत लागत से हम तुलना करेंगे तब। तो यहां हम औसत लागत की बात करेंगे। अभी मैं ये चीज भी स्पष्ट कर देता हूं कि अगर अल्पकाल है तो अल्पकाल में एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार में फर्म को तीनों ही स्थितियां मिल सकती हैं। फर्म अधिक सामान्य लाभ प्राप्त कर सकती है, फर्म को सामान्य लाभ मिल सकता है और फर्म को हानि भी हो सकती है, ठीक है।
लेकिन अगर दीर्घकाल की बात करें तो दीर्घकाल में फर्मों को सिर्फ सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा। पहले मैं अधिसामान्य लाभ का चित्र बना दूं। तो अगर हमें अधिसामान्य लाभ का चित्र बनाना है जहां औसत आगम ज्यादा हो औसत लागत से, तो ऐसे में औसत आगम तो हमारी QS निर्धारित हो गई है, ये औसत आगम वक्र है ना यार। तो औसत लागत हमें बनानी है, तो इस S बिंदु के नीचे से हमारा औसत लागत वक्र गुजरना चाहिए। तो यहाँ से गुजार दें और यहाँ हम उसको न्यूनतम कर लें। तो ये लो, ये औसत लागत और ये न्यूनतम के बाद में, ठीक है। तो ये अतः फर्म को यहाँ इसको नाम दे दूंगा T। तो फर्म की OQ उत्पादन मात्रा पर औसत लागत है QT और औसत आगम है QS। अतः फर्म को प्रति इकाई ST के बराबर लाभ हो रहा है और फर्म का जो कुल लाभ है वो इतना, ये P0 नाम दे दो। तो ये जो फर्म का है ये अधिसामान्य लाभ। क्लियर। अगर सामान्य लाभ की अगर हम बात करें तो औसत लागत का वक्र है वो यहाँ से नहीं गुजरेगा, बल्कि औसत लागत का वक्र यहाँ S बिंदु को छूते हुए गुजरेगा यहाँ से। तो औसत आगम भी QS हो जाएगी और औसत लागत भी QS हो जाएगी। और अगर हानि दर्शाना चाहते हैं तो औसत लागत को और ऊपर बना दें। बना दूं एक बार, चलो पूरा चित्र ही दोबारा बना दूं। हानि का अलग से, ये अधिसामान्य लाभ का था, हानि का बना रहा हूं। यहां वही AR और MR, यहां मात्रा, ये AR वक्र और ये MR वक्र, ये सीमांत लागत रेखा, ये संतुलन बिंदु E, ये संतुलन उत्पादन मात्रा OQ और ये कीमत या इधर OP। अब अगर हानि दर्शाना है तो औसत आगम कम होनी चाहिए औसत लागत से। तो औसत आगम हमारी QF है, तो औसत लागत इसके ऊपर से गुजारो। इस F को थोड़ा सा इधर लिख देता हूं ताकि हमें साफ नजर आए। तो मैं औसत लागत का चित्र इस F बिंदु के ऊपर से निकाल देता हूं। जैसे मैंने मान लो यहां निकाल दिया और ये न्यूनतम होने के बाद और फिर ये ऊपर उड़। तो ऐसे में फर्म की औसत लागत हो जाएगी यहां तक, G तक। आप इसे यूं भी कह सकते हो, ये P। अतः संतुलन बिंदु E पर फर्म OQ मात्रा का उत्पादन करेगी। यहाँ औसत आगम है QF और औसत लागत है QG। अतः फर्म को प्रति इकाई FG के बराबर हानि हो रही है और फर्म की कुल हानि है वो ये क्षेत्र PFG P1 के बराबर। क्लियर। अब दीर्घकाल की ओर बात करता हूँ, इसीलिए मैंने सामान्य लाभ वाला चित्र नहीं बनाया था, क्योंकि सामान्य लाभ वाला चित्र और दीर्घकाल की जो सामान्य लाभ वो समान होता है। बना देता हूँ। हाँ, अब बात करेंगे दीर्घकाल की। तो जैसा कि अभी मैंने कहा कि अल्पकाल में तो एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार में फर्म को तीनों ही स्थितियां मिल सकती हैं, अधिसामान्य लाभ, सामान्य लाभ और हानि। लेकिन क्योंकि एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार में भी नई फर्मों का प्रवेश और पुरानी फर्मों का जो बहिर्गमन है वो आसानी से हो सकता है, इसलिए अगर अल्पकाल में अधिसामान्य लाभ मिल रहा है तो बाजार में नई फर्मों का प्रवेश होगा। नई फर्मों के प्रवेश से वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ने से वस्तु की कीमत कम हो जाएगी और लाभ धीरे धीरे कम होगा। नई फर्मों का प्रवेश होना, उत्पादन का बढ़ना और कीमत का कम होना तब तक जारी रहेगा जब तक ये पूरी तरह से अधिसामान्य लाभ समाप्त नहीं हो जाता और फर्मों को सिर्फ सामान्य लाभ मिलेगा। दूसरी तरफ अगर एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार में अल्पकाल में कुछ फर्मों को हानि हो रही है, तो ऐसे में जिन फर्मों को हानि होती है वो धीरे धीरे बाजार से बहिर्गमन करना शुरू कर देती हैं। फर्मों के बहिर्गमन से बाजार में वस्तु की पूर्ति कम होगी, पूर्ति कम होने से कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ने से हानि समाप्त होने लगेगी।
फर्मों का बहिर्गमन करना, उत्पादन का कम होना और कीमत का बढ़ना तब तक जारी रहेगा जब तक कि पूरी तरह से ये हानि समाप्त नहीं होगी। तो अंततोगत्वा दीर्घकाल में फर्मों को सिर्फ सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा। दीर्घकाल का चित्र बना रहा हूं, ठीक है। ठीक से लिख दूं, चलो ये AR, ये MR और ये सीमांत लागत, ये संतुलन बिंदु E, ये संतुलन मात्रा OQ, ये औसत आगम या कीमत, ठीक है। और अब सामान्य लाभ दर्शाना है तो ये यहाँ से हम दर्शाएंगे, यहाँ फर्म ने यहाँ स्पर्श किया, सीमांत औसत लागत ने यहाँ इस बिंदु पे से स्पर्श किया, ये न्यूनतम हुआ और न्यूनतम के बाद में ये ऊपर हुई। अतः संतुलन बिंदु पर हम देखें तो औसत आगम भी QF है और औसत लागत भी QF है, अतः फर्म को यहाँ सिर्फ सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा। तो ये दीर्घकालीन, आप लिख सकते हो, ये दीर्घकालीन लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है और ये दीर्घकालीन औसत लागत यानी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ये एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा बाजार में फर्म का संतुलन है, अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों। समझ में आया? कोई डाउट अगर पूछना चाहते हो तो? नहीं?